आप जब यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कई बार आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कि गवर्नमेंट की एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ाया तो एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी देखा होगा आपने। ये भी देखा होगा कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आपके कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इन सब पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आम हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका आम नहीं है, इसको खास है तरीका इसको डील करने का। आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर के आपके पास आया हूं सो दैट कि आपको अपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो होता है एज यूजुअल वही डायग्राम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी वाला, जिसमें यहाँ पे आप इनकम लेते हैं और यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये जो है आपका आईएस कर्व है और जिसको हम आईएस नॉट जानते हैं, और ये जो है आपका एलएम कर्व है, राइट, आईएस नॉट एलएम नॉट। आप लोग अच्छी तरीके से ये भी जानते हैं, क्योंकि मैंने इसे कई बार इसे कि इस तरह के वीडियो हमने बना के आपको दिए हैं। आप मेरे चैनल पे यदि आप ढूंढेंगे तो इस तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे आईएस एंड एलएम मीट करते हैं उसे हम इंटरनल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, यानी विद इन द इकोनॉमी ये इक्विलिब्रियम है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इक्विलिब्रियम। सो इसमें इंटरनल इक्विलिब्रियम में यानी अभी तक आप क्लोज इकोनॉमी पे हैं और आपकी इनकम ये वाई नॉट है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी इकोनॉमी में ये है आपका आर नॉट। ठीक है, ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क होता है एक क्लोज इकोनॉमी में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये क्लोज इकोनॉमी क्या कंसेप्ट है। ओपन इकोनॉमी में जाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी ओपन इकोनॉमी में एनालिसिस करने के लिए आपको दो कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मोबिलिटी एंड द एक्सचेंज रेट। कैपिटल मोबिलिटी वाला कंसेप्ट मैंने अभी के पहले किसी भी वीडियो में नहीं दिया है, मैं अभी लेट दे रहा हूँ बिकॉज कि आपका एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, देख लीजिए। तो पहला कंसेप्ट जिसे आप कैपिटल मोबिलिटी के नाम से जानते हैं वो ये देखिए, कैपिटल मोबिलिटी होता क्या है। बेसिकली कैपिटल मोबिलिटी, ये देखिए। अब कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है कि क्या आपके इकोनॉमी के अंदर या फिर अंदर से बाहर कैपिटल का मूवमेंट अलाउड है या कि नहीं है। यानी आपके इन्वेस्टर्स बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये एक केस होता है। तो यदि आपके इन्वेस्टर्स बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आपके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन को हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी कैपिटल मोबिलिटी में आपके पास जो पहला कंसेप्ट होता है उसे हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के नाम से जानते हैं, राइट। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, कैपिटल मोबिलिटी पहला कंसेप्ट है जिसे हम परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के नाम से जानते हैं। मतलब यहां पे यदि इस तरह का सिचुएशन है तो आपके इन्वेस्टर्स बाहर इन्वेस्ट करने जा सकते हैं और बाहर के इन्वेस्टर्स आपके यहां इन्वेस्ट करने आ सकते हैं। एंड अब वो किस पे करेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि यदि आपके यहाँ रेट ऑफ रिटर्न
ऑन इन्वेस्टमेंट यदि ज़्यादा मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स आपके यहाँ आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यदि यूएस में यानी बाहर की कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ के इन्वेस्टर्स बाहर इन्वेस्ट करेंगे। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। सो इस केस में जो दूसरा जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि नो कैपिटल मोबिलिटी, यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल इनटू द इकोनॉमी एंड फ्रॉम द इकोनॉमी अलाउड नहीं होता है। एक तीसरा होता है, हम उसे इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के नाम से जानते हैं, यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल अलाउड है बट कुछ शर्तों के साथ, ठीक है। तो तीन तरह के कैपिटल मोबिलिटी, दैट इज परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, दूसरा है आपके पास नो कैपिटल मोबिलिटी, राइट, नो कैपिटल मोबिलिटी, एंड तीसरा है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, राइट, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। ये तीन तरह के कैपिटल मोबिलिटी होते हैं जिसको आपको पढ़ना है, राइट। लेकिन इस वीडियो में टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से मैं ये तीनों को यहाँ बताने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं पहले वाले पे ही कंसंट्रेट करूँगा, राइट। तो पहले वाले में आपको अभी मैंने बताया है कि फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल अलाउड होता है और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, यानी इंडिया में यदि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है बाहर से तो इनफ्लो होगा, और यदि बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, तो इंडिया से बाहर आउटफ्लो होगा। दैट इज आप ये कह सकते हैं कि if R is greater than R star, R is the domestic rate of return, R star is the foreign rate of return, तो आपके पास इनफ्लो ऑफ कैपिटल आएगा, राइट, इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा। इफ R इज लेस देन R स्टार, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होएगा, राइट। यानी आपके इन्वेस्टर बाहर अब इन्वेस्ट करेंगे तो आपके यहां से आउटफ्लो होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड यदि R इज इक्वल्स टू R स्टार है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है ये, राइट, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब इस तरीके से देखा जाए तो जो फॉरेन जो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम होगा, यानी वो एक सिचुएशन होगा जहां पे R इज इक्वल्स टू R स्टार होगा, तो उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, एक एज यूजुअल डायग्राम हम बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपका इनकम होता है और यहाँ पे आपके पास वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एक डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं क्या, इस पॉइंट पे यदि R इज इक्वल्स टू R स्टार है तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी BOP इज इन इक्विलिब्रियम, BOP इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये सिचुएशन है। यानी परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के केस में जो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, एंड ये एक्सटर्नल है और ये क्या है, इंटरनल इक्विलिब्रियम। अब मैं दोनों को एक ही डायग्राम में बना रहा हूं, मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल इक्विलिब्रियम। अब हम ओपन इकोनॉमी में मूव कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं मिटाता हूं यहां पे, क्योंकि जगह चाहिए हमें यहां पे। अब इसको मैं क्या करूंगा कि इस वाले इक्विलिब्रियम को, ये देखिए, ये हो गया आपका ओपन इकोनॉमी, और यहां पे दिस इज कॉल्ड BOP इक्वल्स टू 0। ये लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई इश्यू तो नहीं है यहां पे, नहीं दिख रहा है। और
यदि R इक्वल्स टू आर स्टार है, ये देखिए, यदि R इक्वल्स टू आर स्टार है तो ये एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पे ISLM एंड BOP लाइन, ISLM एंड BOP लाइन, कहने का मतलब जहां पे ISLM मिलते हैं वो इंटरनल होता है, इंटरनल इक्विलिब्रियम, और जहां पे BOP होता है वो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम होता है। और इस पॉइंट को, ये देखिए, इस पॉइंट E0 को हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए, यहां पे ये एक इकोनॉमी का एक्सटर्नल एंड इंटरनल इक्विलिब्रियम हो गया। अब आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको क्या है ये मैं बता रहा हूं कि यदि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होता है तो क्या होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं तो आपको कैपिटल मोबिलिटी समझ में आ गया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम एक पॉलिसी की एनालिसिस कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। और एक केस लेते हैं जिस पे क्वेश्चंस आता है कई बार। जैसे आपसे पूछ देता है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स वाले में कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो एक्सचेंज रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, आपके कंजम्पशन, आपके इन्वेस्टमेंट इन ओपन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। दोनों तरफ ध्यान रखना होता है, शॉर्ट रन भी, लॉन्ग रन भी, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये सारी चीजें आपको एक साथ करनी पड़ती है। तो देख लेते हैं। तो मैं एक केस लिख रहा हूं यहां पे, ये देखिए, पहला केस है हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, राइट, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये वाला हमारा केस है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये देखिए, इसके अंदर यदि ये सारी सिचुएशन है तो क्या इंपैक्ट होगा शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में, वही हमें देखना है आपको। ये देखिए, वन बाय वन इस सब को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए, आपको पता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना या फिर टैक्स का कम होना, यही होता है। तो यहां पे सपोज कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो फिर क्या हुआ, IS जो है IS नॉट से IS1 पे आ गया, IS नॉट से IS1 पे आ गया। अब मैं इसको आपको बताता हूं, ये देखिए, IS नॉट से IS1 पे आ गया, ठीक है। एंड जहां अभी आपको बताया था जहां पे ISLM मिलते हैं उसे इंटरनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इंटरनल इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम E0 टू E1, राइट, IS से IS1, इंटरनल इक्विलिब्रियम शिफ्ट, तो इंटरनल इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम E0 टू E1, ठीक है। अब E0 से E1 शिफ्ट हो गया तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 पहुंच गया। जब R1 पहुंच गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आप जानते हैं कि R1 जो है डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R1 इज ग्रेटर देन R स्टार, R1 इज ग्रेटर देन R स्टार। और जब यानी डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट अब ज्यादा है आपके फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर उस केस में क्या होगा, यदि डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है फॉरेन से तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा। तो इसमें क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल, राइट, कैपिटल होगा। अब इनफ्लो आएगा, इनफ्लो आएगा तो सरप्लस इन बीओपी होगा, ध्यान रखिए, सरप्लस इन बीओपी, फाइन। अब सरप्लस इन बीओपी यानी इसका मैं यहां पे मतलब आपको समझाता हूं। तो बाहर के लोग आपके यहां इन्वेस्ट करने आएंगे तो वो डॉलर लेके आएंगे, लेकिन इंडिया में उनको इन्वेस्ट करना है तो उनको रुपये चाहिए, क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, यहाँ इंडिया के लेबर को
पेमेंट करेंगे, इंडिया के इंजीनियर्स को पेमेंट करेंगे, या इंडिया के लैंड के रेंट देंगे, इंडिया से मशीनरी, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए उनको रुपयों की ज़रूरत होगी, रुपयों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट का केस है। इसलिए वो आरबीआई के पास जाएंगे या फिर आरबीआई के द्वारा अपॉइंटेड किसी एजेंट के पास जाएंगे। जब आरबीआई के पास जाएंगे तो यहाँ पे डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगी, सरप्लस होगा। सो यहाँ पे हम लिखा है DDC, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगा, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगा। सेंट्रल बैंक will supply domestic currency and buy excess foreign currency, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगा एंड देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि बाहर से आ रहा है। सो एंड एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, FC, हमने फॉरेन करेंसी को FC लिखा। चूंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, सेंट्रल बैंक विल बाय द एक्सेस फॉरेन करेंसी अगेंस्ट द डोमेस्टिक करेंसी। सो सेंट्रल बैंक, इंडिया में RBI, सेंट्रल बैंक ब्रैकेट में यहां पे हम लिखते हैं RBI विल बाय फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी अगेंस्ट द डोमेस्टिक करेंसी। वो फॉरेन करेंसी ले लेगा और उसके बदले उन्हें डोमेस्टिक करेंसी दे देगा। सो अगेंस्ट डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, अगेंस्ट डोमेस्टिक करेंसी। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? जब डोमेस्टिक सप्लाई फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में जाएगा, डोमेस्टिक मनी फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में जाएगा, तो वो लोग रेंट देंगे, लेबर का पेमेंट देंगे, सब देंगे, दैट इज मनी सप्लाई बढ़ेगा, राइट, मनी सप्लाई बढ़ गया। इसका मतलब ये डोमेस्टिक सप्लाई अगेंस्ट डोमेस्टिक मनी, डोमेस्टिक मनी अब बढ़ गया, दैट इज मनी सप्लाई इंक्रीजेस। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा? अब देख लीजिए सारा इंपैक्ट देख रहे हैं कितना सारा। अब कहाँ पे आपको किस पॉइंट पे कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, ये आपको जब तक ये सारे सीक्वेंस याद नहीं होगा आपको नहीं आ सकता। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, लीडिंग टू LM शिफ्ट, LM0 टू LM1, LM0 से LM1 तक, तब तक जब तक के इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम फिर से बराबर नहीं हो जाता। यानी इंटरनल, ये देखिए LM यहां तक जाएगा, राइट, LM इस तरीके से शिफ्ट किया और ये हो गया आपके पास LM1, ठीक है, LM0 टू LM1, ठीक है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से वापिस आ गया, फाइन। ये देखिए, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं R2, ये आपके पास R2 हो जाएगा, ये R2, सो दैट इज R2 इज इक्वल्स टू, या फिर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस, R1 डिक्रीजेस टू R2 विच इज इक्वल्स टू R स्टार। अब ये R1 डिक्रीज होकर के R2 के बराबर आ गया और R2 जो है R स्टार के बराबर है। समझ में आ गया आप लोगों को? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से नीचे आया टिल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इक्विलिब्रियम, equilibrium is established at E2। अब ये यहां पे आ गया। अब जो इक्विलिब्रियम है आपका कहां पे आ गया? ये आ गया आपके पास E2 पे, एट E2, ठीक है। और इनकम जो बढ़ करके कहां हो गया आपके पास? इनकम बढ़ करके
यहाँ पे आ गया, दैट इज Y1 पे इनकम बढ़ गया यहाँ पे। इनकम इंक्रीजेस लॉन्ग रन में, दैट इज इनकम इंक्रीजेस टू व्हाट, Y1, Y0 से ये Y1 पे आ गया। तो इस तरह के ये सारे सीक्वेंस है, 1 by 1 किस तरीके से ये सारा फ्रेमवर्क काम करता है आपको समझने की जरूरत है। यानी अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि किस पॉइंट पे कहां से क्वेश्चंस आ जाए। पूछ देगा कि R1 डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि फॉरेन से ज्यादा होगा तब क्या होगा, यहां भी पूछ सकता है। इनफ्लो होगा तब क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मतलब इसके क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हैं। तो जब तक आपका ये मैकेनिज्म आपको नहीं पता होगा, ये सारी मैकेनिज्म नहीं पता होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। अब ये तो था आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का भी क्वेश्चन आता है आपको। चूंकि हमने यहां परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी दिया, एक नो कैपिटल मोबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसको यहां पे मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं सारा यहां पे आपको पढ़ा दूं। यदि आपको अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इसकी तैयारी करनी है तो आपको हमारे वीडियो पे आना पड़ेगा, पेड वीडियो पे, पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप ज्वाइन करने के लिए आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से तैयारी करना है आपको, और आपको कोर्स ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं बताऊंगा आपको। थैंक यू।